सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, आज साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मुनहरिफ अराकीन को डीसीड करने, जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ब्लैकमेलिंग करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत झूठ और सिर्फ प्रोपेगेंडे पर मबनी है। मुझे क्यों नहीं बचाए के साथ इदारों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर इलेक्शन कमिश्नर 27 के मुस्तहिक हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जनाब, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज को बिलावल भुट्टो जरदारी ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं, ठीक एक साल पहले उन्हीं के इत्तेहादी इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वार्निंग्स दी जा रही थी। उस वक्त ये लोग जो आज तारीफ कर रहे हैं, क्या कहा करते थे, आइए सुनते हैं। जनाब, आज इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक और अहम मौजू भी है। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने इमरान खान की हुकूमत तो गिरा दी, लेकिन जनाब उनकी मुश्किलात अभी कम नहीं हो पाई हैं। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज एक हफ्ते से हल्फ लिए घूम रहे हैं, लेकिन अलमिया यह है कि कोई उनसे यह हल्फ लेने को तैयार नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए दायर करी की दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है, और यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है, इम्कान है कि जनाब इसको कल सुना दिया जाएगा। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। हसन खावड़ खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान गुलजार के ये तर्जुमान भी रहे हैं, और दानियाल चौधरी साहब मुस्लिम नून के इस वक्त रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। सर, आप सबकी इजाजत हो तो हसन खावड़ से मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त उस्मान गुलजार साहब वजीर आला हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, पंजाब में सूरत हाल चल क्या रही है सर? जी देखिए, सूरत हाल बड़ी क्लियर है। उनका जो इस्तीफा था वो एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं। उनका जो इस्तीफा था बहरहाल वो गैर आईनी था, और इसकी तरफ सबसे पहले नून लीग ने जो है वो निशानदेही की थी। और उसके बाद जो है ये सूरत हाल अभी पंजाब के अंदर है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नर पंजाब ने जो उनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से सदर ममलिकत को खत लिख दिया है, और उन्होंने उसके अंदर बड़े स्पेसिफिक रेफरेंसेस दिए हैं कि कहाँ कहाँ पंजाब में आइन की, रूल्स की, कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, और उस सूरत हाल में जो भी कानूनी लाया अमल है वो तय करना है। इस सिलसिले में उन्होंने सदर ममलिकत से रहनुमाई भी ली है और उनको खत भी लिख दिया है। और पंजाब के अंदर जो यकतरफा इलेक्शन हुआ है, मैं ये बात यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की बुनियाद पे हुई है। और आज भी अगर आप पंजाब में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जो हैं, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, और अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग का मसला बीच में से निकाल दें तो उस यकतरफा इलेक्शन के अंदर उनको वोट भी ना पड़ते। और उस सिलसिले के अंदर हमने जो एक कोर्ट में रेफरेंस दायर किया हुआ है तशरीह के लिए, उसका रिजल्ट भी जाहिर है कि हम वेट कर रहे हैं, और अदालत ने कहा है कि अब वो ईद के बाद उसको सुनें। जी अच्छा, लेकिन एक बात यह कि ये जो इस्तीफा है उस्मान गुलजार साहब का, ये गैर आईनी कैसे है? क्योंकि जनाब कल चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी। मैं चाहूंगा कि अगर वो शॉर्ट प्ले करते हैं तो हम सुन लें सबकी। अच्छा, कोशिश करेंगे उनका शॉर्ट आपको सुना दें, लेकिन जनाब उन्होंने भी इस जो इस्तीफा है उसको गैर आईनी करार दिया था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, उस्मान गुलजार की कारकर्दगी पर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं, तो खबर साहब ये बताइएगा, क्या उनको ये भी नहीं मालूम कि इस्तीफा किसको देना है, किस तरीके से देना है? सवाल तो ये भी बनता है सर। देखिए, अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उनको किसने ये मशवरा दिया था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के नाम वो लिखा था,
और जब वो गवर्नर साहब जिस वक्त के थे उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कर दिया अप्रूव। हालांकि उस वक्त गवर्नर हाउस को ये इशू उठाना चाहिए था कि ये जो एक कानूनी तरीका है उससे दायर नहीं हुआ। और मैं याद दहानी करना जरूरी समझता हूँ कि इस इस्तीफे के ऊपर सबसे ज्यादा जो शोर था वो मुस्लिम लीग नून ने उठाया था। उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे। सही है। और ये जाहिर है कि कानूनी पेचीदगी जो है इस मसले को मजीद गंभीर बनाती है। ठीक है, दानियल चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। दानियल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, पंजाब की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन कुछ गंभीर सी सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। जनाब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज हल्फ लिए घूम रहे हैं, लेकिन कोई उनसे हल्फ लेने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये वो जमात है जो लोगों के साथ 4 साल झूठ बोलती रही, अच्छा, गुमराह करती रही। ये लोग डिलीवरेंस की बात करते थे, ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे। ये कहते थे कि एक मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसका फलां बंदे के साथ कोई अफेयर था तो उसने रिजाइन कर दिया। ये प्राइम मिनिस्टर्स की करते रहे। और इनका अपना हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि आज ये झिटाई के साथ ये जो हरकतें कर रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट बीमार हो जाता है, कभी गवर्नर बीमार हो जाता है, कभी एक तरफ से भागते हैं कि हमने ओथ नहीं लेना, कभी दूसरी तरफ से ये जिस तरह बेइज्जत होके पार्लियामेंट से निकले हैं, नेशनल असेंबली से, इंशाल्लाह यहाँ भी इनका यही हाल होगा। देखें, एक चीज़ लॉ की मैक्सिमम है, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बताऊं कि अगर एक कोई गलत एक्ट है और वो गलत एक्ट पार्टी ए ने किया हो, फॉर एग्जांपल आपने गलत एक्ट किया हो और उसके बेनिफिट, और कल आप कहें कि वो एक्ट गलत था लेकिन उसका बेनिफिशियरी मैं हूं, ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो एक्ट गलत था और उस एक्ट के गलत होने की वजह से बेनिफिशियरी मैं हूं, तो क्योंकि वो आपका एक्ट गलत था तो उसके ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी आप नहीं हो सकते। तो ये जो इनका यहाँ इन्होंने किया, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दे दिया, उस वक्त इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या डिस्कशन है कि हुआ नहीं हुआ? इनके पास इन्होंने जो पार्लियामेंट उसमें नेशनल वो जिसमें पंजाब असेंबली में जो हाल किया, जो उन्होंने ड्रामा नचाया, जो उन्होंने पाकिस्तान को एम्बैरस किया, हमारी पूरी डेमोक्रेसी को एम्बैरस किया, जो अंदर उन्होंने हरकतें की, लोटे मारे, चीज़ें की, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और इन्होंने जो किया, आई थिंक नथिंग इज मोर मतलब डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और अभी उठा के बाहर मारेंगे, 4 दिन और लेट हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, बट देयर हिस्ट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, द हिस्ट्री इन प्रोविंशियल पॉलिटिक्स। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब इनके तोशे खाने के केस खुल रहे हैं, इनके मेट्रोस के केस खुल रहे हैं, इनके मालम जबा के केस खुल रहे हैं, इनकी फॉरेन फंडिंग के केस खुल रहे हैं, जिन पे ये 8-8 7-7 साल से स्टे लेके बैठे हुए हैं, और लोगों को नजर आएगा ये किसकी फॉरेन फंडिंग पे बैठे हुए हैं। लोगों को नजर आएगा कि दर हकीकत में पाकिस्तान की असल दुश्मन ये किस तरह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इन्होंने सबटाज किया, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सबटाज किया, इस मुल्क को सबटाज किया, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को सबटाज किया। और इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों के साथ आज 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई कि ये जो इन्होंने जो आइन को अपने हाथ में लिया, उठा के उसको फाड़ा, ये इन सब की चीजों के दिल भी अकाउंटेबल फॉर इट। देयर विल बी टाइम और इंशाल्लाह इन कमिंग डेज ये सब अकाउंटेबल होंगे। मोरल्स की बात कर रहे हैं, आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं, मुझे ये थोड़ा आगे जाके आपसे सवाल करना था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी आपसे सवाल कर दूं। दानियल साहब, ये बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोगों ने भी ये एहतजाज किया था, मरियम नवाज साहिबा ने 2021 में जनवरी में वहां पर एहतजाज किया था। आज वो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, उस वक्त वो लोग आपको बुरे लग रहे थे। क्या हुकूमत में आने के बाद इदारे अच्छे लगने लगते हैं और हुकूमत से जाते ही वही इदारे बुरे लगने लगते हैं? दानियल साहब, मेरी आवाज उनके पास नहीं जा रही है। हसन खबर साहब, ये सवाल आपसे भी बनता है। यही इलेक्शन कमीशन है जिसकी आप लोग तारीफें किया करते थे, इसके कमिश्नर साहब को आपने लगवाया था, अब आप इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्यों सर? इसकी क्या वजह है? इदारे इतने बुरे क्यों लगते हैं जब आप हुकूमत से हट जाते हैं तो? अच्छा, मुझे जरा आप 2-4 मिनट दें। मैं क्योंकि 2-3 बातें मेरे भाई ने की, इनको बताना बड़ा जरूरी है। देखिए, पहली बात ये कि इन्होंने एक कानूनी नुक्ता बताया कि जी किस चीज का बेनिफिशियरी कौन है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है, जो बेनिफिशियरी है हॉर्स ट्रेडिंग क्रॉसिंग का, वो कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है इस बुनियाद पे कि उन्होंने लोगों को खरीदा है, होटल में बंद रखा है, उसके बाद उनसे वोट लिए हैं। और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, बिल्कुल हकीकत है कि अफसोसनाक है। ना लड़ाई होनी चाहिए थी, ना पुलिस को ईवान में आना चाहिए था, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पूरे वाक़े के अंदर अपनी मर्जी से एक सेगमेंट उठा लें।
आप ये भी तो देखें, इन्होंने कहा कि ये दे आर हिस्ट्री। मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, और हिस्ट्री के अंदर ये लिखा जा रहा है कि आपने माजी की अपनी तारीख में से वो तारीख बाब जो है वो दोबारा खोल दिए। ये 1990 की दिहाई की जो सियासत थी, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही दो जमातें थी, तो ये आपस में बेदरेक छांगा मांगा की एपिसोड किसको याद नहीं, इन्होंने छांगा मांगा रीप्ले कर दिया है, और इस चीज़ के बेनिफिशियरी भी यही है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती जब ये जो हमारी हुकूमती पार्टियां ये हाई मॉरल ग्राउंड लेती हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ केस खोलेंगे, आप हमारे खिलाफ जितने मर्जी केस खोलें, हमारे पास हर चीज़ का जवाब है और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन आपका ये सेकेंडरी एजेंडा है। इस वक्त इस गवर्नमेंट का एजेंडा नंबर 1 है अपने आप को NRO2 देना। आप ये देखें कि मुल्क के अंदर डीजल का बहरान है, बिजली का बहरान है, और हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है? नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इशू करने की तरफ। हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है? ECL के अंदर से अपने नाम निकालने की तरफ। हुकूमत की तवज्जो इस तरफ है कि FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश ना हो, FIA के वो अफसरान जो इनके खिलाफ तहकीकात कर रहे थे उनको जबरी रुखसत में भेजा जाए। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये हिस्ट्री इज नाउ बीइंग रिटन और लोगों के सामने लिखी जा रही है। इदारों के हवाले से जो आपने बात की, मैं पहले ये वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि इदारों की इज्जत करने वाली पार्टी कौन सी है, ये भी आपको पता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमारा बयानिया, हमारी पोजीशन किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं है। इदारों के खिलाफ जो साजिशें करते हैं, जो ऑडियो लीक्स निकलवाते हैं, वो हमें पता है वो कौन है और पूरी कौम को पता है। मैं आपको फिर ये बताऊं कि हमारी जाती पसंद या नापसंद नहीं है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, ना कोई इदारा है। हम तो रवैयों को असेस कर रहे हैं, और अगर हमें लगेगा कि रवैये जानिबदाराना है, रवैये पाकिस्तान रवैये का डिसाइड सर इस तरह से करेंगे कि अगर आपके हक में फैसला आएगा तो अच्छे हैं, आपके हक में फैसला नहीं आएगा तो वो बुरे हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रिसाइजली जवाब दें सर, हमें आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारा क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन से? हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि तीनों पार्टियों को ऑडिट करें और ओपन हेयरिंग करें, उसके बाद उनके केस सुने। चलिए सर, मैं आता हूं उसकी तरफ वापस आता हूं, क्योंकि एहतजाज हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया। पहले मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, तो वो एहतजाज करते थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, तो वो एहतजाज करिए। बहरमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी कल हल्फ उठा रहे हैं वजीर खारजा का। पहले कहा जा रहा था कि मामला तय नहीं हुए थे, लेकिन फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मामला तय हो गए, और शुनीद है, कहा जा रहा है कि 30 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हुआ है पंजाब में। क्या कहेंगे आप, खबर सही है गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो पॉलिटिकल विजन था, उसका हमारे तमाम PDM जब प्लेटफॉर्म वजूद में आया तो PDM के मुख्तलिफ लीडरशिप ने कहा था कि हम रिज़ाइन देंगे। मेरे चेयरमैन ने कहा नहीं। फिर मेरे तमाम PDM के प्लेटफॉर्म से जमातों की लीडरशिप ने कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे ज़िमनी। मेरे चेयरमैन ने कहा नहीं। फिर तमाम लीडरशिप ने कहा कि हम सीनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरे चेयरमैन ने कहा नहीं, इसलिए कि मेरे लीडर की जो पॉलिटिकल विजन था वो ये था कि हम सीनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और हम नहीं देंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सीनेट में भी हम आ गए। ज़िमनी इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज हुआ और 18 में से 16 इलेक्शन वो हार गए। और फिर जब हमने रिज़ाइन नहीं दिया, आज जिन इत्तेहादियों ने इमरान को सपोर्ट किया था, जिनको इमरान ने नफीस और उनको वजारत ही दी थी, जिसकी सपोर्ट पर उसने 4 साल हुकूमत की, उन जमातों ने, उन इत्तेहादियों ने अपने मंशूर, अपना मैनिफेस्टो अवाम के साथ कमिटमेंट्स को दे के उसको पता चला कि जो वज़ीर आज़म है ये नालायक है, ये नासमझ है, ये कठपुतली है, और इनको समझ नहीं है कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे क्या करना चाहिए। उनको वो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहते हुए कहा, इनको सपोर्ट किया था। सही है। और फिर जब अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने मूव किया, तो इस इमरान ने कहा था कि मेरे लिए खुशी का दिन है, मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा था, इत्तेहादी मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह मैं इसको। लेकिन सर साजिश हो गई ना, बैरूनी ममालिक की साजिश भी तो हुई है ना। सुने, वो जो माते जो MKM का था, बाप पार्टी थी, आप लीग थे, बुकटी की पार्टी थी, मैंगल की पार्टी थी, जिनको इसने जमीर फिरोश कहा था, आजाद मिनेज, उन तमाम लोग अगर इसने साजिश की है तो सबसे बड़ा आइन शिकन जो है इस वक्त आर्टिकल 6 चलना चाहिए इमरान पे,
और असद कैसर। अच्छा, आपने ये बात की ना, तो मैं एक बात यहां पे रखना चाहूंगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमातें जब से हुकूमत में आई है, ये बात तो शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन जब उन्होंने हल्फ उठा लिया था, कौमी असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए कहा था कि कोई साजिश नहीं होगी, कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। ये बात वो और उनके वज़रा कहते तो चले आ रहे हैं, लेकिन जनाब मरीम नवाज साहबा इशारों के नाम है, आज भी उन्होंने एक बात की कि बकौल तो के जनाब 60% अभी की जो काबीना है वो इस वक्त जो है वो जमानत पर है, लेकिन अभी तोशा खाना के केसेस खुलेंगे तो उनकी पूरी काबीना पर भी केसेस बनेंगे और हो सकता है उनकी तो जमानतें भी ना हो। क्या कहना उनका, पहले ये सुनते फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ट्वीट इस वक्त आ रहा है ये उन्होंने किया है, 60% काबीना जो है वो जमानत पर है। ये आज लोग कहते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा कर रही हैं, बकौल तोशा खाना उन्होंने ये लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब जो केसेस खुलेंगे ना जनाब, अब जो केसेस खुलेंगे उसके बाद तो पिछली काबीना की जमानतें भी नहीं होंगी। जनाब इस पर बात करेंगे जनाब दानियल चौधरी साहब से। दानियल चौधरी साहब, ये बताइए, इंतकामी कार्रवाई ना करने की आप बात करते हैं, फिर इस तरह के ट्वीट्स भी कर देती हैं मरीम नवाज साहबा, केसेस बना रहे हैं आप लोग फिर? सर हमने कौन से केसेस बनाने हैं? हम तो ना हमने कल बनाए, ना आज हमने बना सकेंगे, ना बनाएंगे। ये तो लॉ खुद अपना कोर्स लेगा। ये पहली हुकूमत है जो जस्टिस मिलने पे, अर्ली जस्टिस मिलने पे चीखें मार रही है। इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि इनको जल्दी इंसाफ मिल रहा है। ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि 7 साल ये स्टे ऑर्डर के पीछे थे और उसमें पता नहीं किस मुल्क के, मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बिकॉज इट्स टू अर्ली, और हमें पता है क्या क्या उसमें कारनामे और कहां किस मुल्क की फंडिंग है और किस फर्द की फंडिंग है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान का नाम ले लेके पाकिस्तान की दुश्मनी। आज तो ये इनके सब कड़ियां इनकी मिलती हैं और ये हम नहीं, ये कोर्ट्स बना रहे हैं, ये कोर्ट्स इनकी चीजें देखेंगे। तोशा खाना के ऊपर मैंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, ना हम दे सकते हैं। इसी तरह कोर्ट्स के ऊपर ये सारी चीजें खुद आएंगी, इनकी हर रोज एक चीज आएगी, हर दूसरे दिन। ये मालम जब्बा का स्कैंडल आपके सामने, आपके ख्याल में नहीं खुलेगा? जो 20 करोड़ रुपए की 20 अरब की मेट्रो थी वो 100 अरब में चली गई, आपके ख्याल में वो नहीं होएगा? जो इन्होंने क्या नाम है अरबों रुपया, देखे ना, 4000 अरब हम टैक्स कलेक्शन करते थे जब हम छोड़ के गए, 3900। 4 साल गुजरने के बाद भी आप कहें कि हम खाली 500 करोड़ रुपया बढ़ा सके हैं और 3 साल तक उतना ही हो, तो किसके जेब में गया भाई? वो पैसे किसके जेब में गए? जो फॉरेन से रेमिटेंस आती रही, वो डैम फंड आता रहा, जो ज़कात के फंड्स आते रहे, जो इनको और आते रहे, वो किधर गए? डैम फंड किधर गया? अरबों रुपया, 100 पता नहीं कितने 100 अरब रुपया जमा हुआ था, वो किधर गया? यहां तो 100 अरब 99 करोड़ रुपया जो है आपका खाली जहाज का खर्चा रहा है कि खजाने को नुकसान पहुंचाया ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, तो नैब हरकत में आएगा, यकीनी तौर पर आप अदालत में नहीं जाएंगे। खजाने को नुकसान नहीं, मुझे बात बताएं, सिंस 1947, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान वजूद में आया 1947, कभी किसी की हिम्मत हुई कि कश्मीर के साथ करे जो इनकी हुकूमत में हुआ? सिंस 1947 पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड नेशन था, पहली दफा हमारी हुकूमत में उसको डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला। आपकी डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला, आपने पाकिस्तान का दुश्मनी करके उसकी ग्रोथ नेगेटिव पे ले गए। सीपीआई जो है दूर तक चली जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। प्रिसाइसली पूछ रहा हूं सर, जो ये केसेस बनाए जाते हैं इसमें कोई मुद्दा ही होता है, कोई अदालत की तरफ जाता है, करप्शन के मुल्कों में अदालत में जाते हैं और केस करते हैं। आप लोग नहीं, इस वक्त आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे इनके खिलाफ अदालत में जाने का, और क्योंकि नैब उस वक्त हरकत में आता है जब कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है। जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इदारे खुद जाएंगे, ये सब हम इनकी तरफ देखें, हम विच हंटिंग नहीं करने आए। अच्छा। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करते हैं ना बिलीव करते हैं, हम कोई सिलेक्टर की उंगली से नहीं आए, अल्लाह का शुक्र एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम इसमें बिलीव करते हैं। जिसने तोशे खाने से पैसे खाए, जिसकी आगे बीवी की दोस्तों ने अरबों रुपया कमाया, किसके नाम से पंजाब में हमें मसला क्या है? इसमें कानून की खिलाफवर्जी कैसे हुई? पटवानियों से लेकर यहां इन्होंने कानून की खिलाफवर्जी कैसे हुई है तोशा खाना में? ये बताइए सर। स्टेट क्या मतलब कानून की खिलाफवर्जी? बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। स्टेट ओन्ड गिफ्ट, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द स्टेट यू कैन नॉट बाय इट, you cannot take it, you can buy it sir। इन्होंने तो आप ले सकते हैं 15% अदायगी पे, खान साहब ने उसको 50% से लेके गए सर। मुझे अच्छा तो फिर आप क्या, अच्छा तो आप फिर ये हाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना सर, मेरी इत्तलात ये है कि अगर आपको कोई तोहफा मिलता है तो आप 15%, 20% अदायगी जो कि पहले उसूल था उसमें आप ले सकते हैं। इसमें कोई कानून तो हरकत में नहीं आता ना। प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेची गई, 30-30 लाख रुपए की
30-30 लाख रुपए की बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां बेची गई, 40-40 लाख के रुपए की बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां बेची गई भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस की। यहाँ इन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो दुकानें लगाई हुई थी, आपके ख्याल में वो किसको पैसे आते थे? वो सारे पैसे सर मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, फिर मैं हसन खावर से पूछूंगा बहुत ज्यादा नुकसान कराया जैसे कि दानियल चौधरी साहब कह रहे हैं, तो उसका जवाब हसन खावर साहब से लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब कानूनदान तो ये कहते हैं कि तोशा खाने में अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आप पहले ये रूल था कि 20% अदायगी कर दें, जो उसकी कीमत हो, जैसे 1 करोड़ रुपए है तो आप 20% उसकी अदायगी करते हैं और उसके पास अपने पास ले लेते हैं। फिर ये कानून तब्दील हुआ और इसकी जो कीमत डिसाइड हुई वो 50% हुई। ये बात अक्सर कानूनदान कहते हैं और ये मकबूल जान साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि जनाब ऐसा होता है और ऐसा माजी में होता रहा है। ये कानून की खिलाफ वर्जी तो किसी तौर पर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इखलाकी तौर पर आप कह सकते हैं, ऑन हाई मोरल्स आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने वो चीज ली और सेल कर दी, लेकिन इसमें कानून की खिलाफ वर्जी कहीं से नहीं हो सकती है। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खावर साहब, जो ये सारा मामला चल रहा है इस वक्त और ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ भी केसेस बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि जनाब कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मरियम नवाज के ट्वीट से लग रहा है तैयार हैं आप लोग केसेस भुगतने के लिए? देखें जी, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये 4-5 बातों का जवाब देना जरूरी है। पहली बात तो मैं सलमान साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ख्याल में आप टॉक शोज का फॉर्मेट चेंज कर लें। उसकी वजह ये है कि हमारे दोनों बड़े मतलब मोहतरम गेस्ट हैं, ये दोनों अब एक ही साइड के हैं। जब आप दोनों बड़ी इनकी तो पार्टियों से एक बंदा बनाएंगे तो 2/3 नहीं, हम इस तरह से नहीं, हम तो पार्टी के नुमाइंदों को बुलाते हैं ना सर, हम पार्टी के नुमाइंदों को बुलाते हैं, चाहे वो एक तरफ हो या ना हो। अगर आप बैठे होंगे, अगर आपकी जमात है इत्तेहादी काफलिक साहब, अगर उनके कोई होंगे रहनुमा, हम उनको भी लेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इवन कर लिया करें ना। उसकी वजह यह है कि 1/3 आप टाइम देंगे अपोजिशन को, 2/3 गवर्नमेंट को देंगे तो फेयर बात नहीं होगी, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी हुकूमत या SCI ये वैसे हमारी हुकूमत के बारे में कह रहे थे दानियाल साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत तो इनकी है और इनको शायद ऐसी बातें जेब नहीं देती। और ये बात रिकॉर्ड की बात है कि ये जुडिशल कमीशन से आज भी इनकी गवर्नमेंट भाग रही है और किसी सूरत जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि इनको पता है कि इसमें से ऐसी चीजें निकलेंगी जो इनके लिए बायस परेशानी और बायस नदामत बनेगी। तीसरी बात यह है कि इन्होंने रेवेन्यूज की फिगर कोट की, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी फरमा ले। जब नून लीग की हुकूमत गई थी 3800 अरब पाकिस्तान का FBR का रेवेन्यू था। आज जिस दिन हमारी हुकूमत गई 4400 अरब हम इकट्ठा कर चुके थे और 6000 अरब की तरफ हम जा रहे थे। इस साल इंशाल्लाह होगा, 9 महीने उसमें से हमारी गवर्नमेंट के थे, रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन है। अच्छा, हिंदुस्तान की और कश्मीर की इन्होंने बात की। मेरे ख्याल में इनको चाहिए अपनी पार्टी से क्लियरेंस ले लें, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर कौन हिंदुस्तान की दोस्ती का दावा करता है और कौन हिंदुस्तान की प्रो पॉलिसीज करता रहा है और आगे भी करेगा, ये भी अवाम के सामने। अब तोशा खाने पे आते हैं। आपने बिल्कुल ये बात ठीक की है। मैं चैलेंज देता हूँ दानियाल साहब को, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं या किसी भी नून लीग के, कि आप क्या ये बात हल्फन इस शो पे कह सकते हैं कि ये जो तोशा खाने की पॉलिसी थी नवाज शरीफ साहब ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया? ये रिकॉर्ड की बात है। अगर आप कह दें तो ठीक है और तोशा खाने का रिकॉर्ड निकलवा के दे दें। 15% इनकी हुकूमत के दौर में था, 50% का कानून हमने बनवाया, हर चीज़ बाय लॉ चली। और इसी पॉलिसी के अंदर इनके ये जब रिकॉर्ड पब्लिक होगा पता चलेगा आपको इन्होंने कितने तोहफे दिए। और ये हल्फन जिस शख्स को तोशा खाने का पता है, इनकी पार्टी किसी बंदे से कहें कि आगे हल्फिया बयान दे दे कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं तोशा खाने से कुछ लिया, तो हम कौम मान जाएगी और फिर रिकॉर्ड पब्लिक कर दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें किसी किस्म की कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। हर दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन की एक गिफ्ट पॉलिसी होती है, पाकिस्तान हुकूमत की भी है। उस पॉलिसी को हमने मजीद ट्रांसपेरेंट बनाया है, उसको मिनो एंड जो हमने फॉलो किया है। सच ये है कि इनके पास कोई और चीज नहीं बची जो ये चीजें निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, केस का फैसला तो जब भी होगा, आज तक उन्होंने इस राज से पर्दा नहीं उठाया। वो कहते हैं ये केस गलत है। सिर्फ इस सवाल का जवाब पूछ लें इनसे या इनकी पार्टी से कि जी अगर ये केस गलत है तो जिन लोगों के नाम आए, जिन 14 मुलाजमीन के, क्या वो उस मिल के मुलाजमीन नहीं थे? और अगर थे तो क्या जो बैंक स्टेटमेंट FIA ने जमा कराई वो जाली थी?
देखे ना, अगर झूठा केस है तो इन दोनों में से कोई एक बात तो होगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपके 14 चपरासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपया आ जाए और आप कहें कि नहीं हमारा इससे ताल्लुक नहीं। तो ये वाजे करवा लें इनसे कि जी क्या वो आपके मुलाजमीन नहीं थे या वो बैंक स्टेटमेंटें जाली हैं, दोनों में से कोई बात नहीं है। तो बात ये है कि उस केस के जवाब दें। आपको खान साहब की जात के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होना। पूरी कौम को पता है वो बंदा जो है किसी 1 रुपए का रवादार नहीं है और इसी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। और उनके आसपास जो बंदे हैं उन पर भी कोई केस नहीं बन सकता है। आप ये कह रहे हैं उन्होंने भी कोई नहीं किया ऐसा कुछ? देखें मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के जो प्रिंसिपल है वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड हो। अगर हमारी पार्टी में कोई मिलता है उसको भी तमाम केसों का फैसला कराएं। कौन चाहेगा इस मुल्क में करप्शन हो? आप करा दें फैसला, लेकिन बैठ के बयानबाजी से ये बात नहीं होगी। अगर कोई करप्ट हमारी पार्टी से मिले तो बिलाशुबा केस चलाएं। चलें, बैरमन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरमन साहब, इल्जाम लगा दिया मुझ पे कि मैंने एक ही जमात के 2 लोगों को बुला लिया, हालांकि मैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। ये बताइएगा, तोशा खाना में माजी में भी लोग लेते रहे हैं इस तरह के तोहफे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कई दफा हुकूमत में आई है, आप लोगों ने भी फायदा उठाया इस उसूल का कि जनाब आप तोशा खाना से कोई भी 15% या 20% अदायगी पर कोई चीज ले लें, कोई गिफ्ट ले लें? सलमान, सबसे पहले 39 मिनट्स का प्रोग्राम हो गया, मुझे आपने 2 मिनट दिया है। तो मैं समझता हूँ मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मुझे पीटीआई का तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वज़ीर विंग हैं और मतलब कि आज तक हम इस पार्टी के साथ हैं। लेकिन मुझे 39 मिनट्स में 2 मिनट दिया है। अभी हम 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव की। तो ये तो मैं अपने वाज़ेह करना चाहता हूँ, लेकिन हम बुर्दबारी और तहम्मुल से काम करते, चाहे वो एंकर समझते हमें 1 मिनट देते या 10 मिनट देते हैं, हम ये चार्जेस नहीं लगाते हैं एंकर पे। मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए सलमान, मैं आपकी बात बता दूं कि ये जो गिफ्ट्स मिलते हैं ये ना इमरान को मिलते हैं, ये ना नवाज शरीफ को मिलते हैं, ये स्टेट को मिलते हैं। और फिर सेलेक्टेड और कतली की हुकूमत में जब वो गिफ्ट्स बाजारों में बिकते हैं और जिन ममालिक ने ये गिफ्ट्स दिए पाकिस्तानी स्टेट को, और फिर उन हुक्मरानों को पता चलता है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो इतने गिरे हुए हैं कि ये बाजारों में वो गिफ्ट बिकते हैं जो हमने उनको दी हैं। ये मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के नेकनामी है? पाकिस्तान के नेकनामी के लिए इमरान ने जिस मुल्क में पौने 4 सालों में जितने विजिट किए हैं, हर मुल्क में उसने अपनी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान की लीडरशिप करप्ट है, चोर है, डाकू है, निकम्मे हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि ये कचकोल सामने रख के हमें कर्जा दे दो या हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो। तो इसने एज ए प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान का विजिट में भी बेड़ा कर किया था। तो शहाने के सिलसिले में भी जिन ममालिक ने गिफ्ट दिए थे उसके सामने भी पाकिस्तान को भी तौकीर किया। मैं समझता हूं कि टॉक शो में आकर हम अल्फाज की से गुलदस्ता नहीं बनाएं, हम अवाम को गुमराह न करें। 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के अवाम पर इदारों के साथ फौज को गाली दी, इलेक्शन कमीशन को गाली दी, सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, मीडिया पर्सन को गाली दी, मीडिया को गाली दी, अपोजिशन लीडर को गाली दी, अपोजिशन लीडर की जमातों को गाली दी। ये मुझे बताएं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होता है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सलमान, वज़ीर आज़म सीखते हैं इनफेलर से, मीडिया से सीखते हैं, इंटेलेक्चुअल से सीखते हैं, अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के मामला तय करते हैं, पार्लियामान के माहौल को साजगार बना के आगे बढ़ते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल कि वो अपनी हुकूमत में अवाम को, इदारों को कुछ डिलीवर करे। लेकिन पहले दिन से इसने कहा था कि मुझे तो पता नहीं कि मैं वज़ीर आज़म हूं, मुझे तो बीवी से पता चला, मुझे तो टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। और जिस एंकर ने, जिस मीडिया पर्सन ने उनकी गैप्स और डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया है, फिर वो उसका दुश्मन, वो लिफाफे उसने चोरी की है, वो करप्ट है, उनकी जुबान बंदी की कोशिश की है। मैं समझता हूं सलमान, इस वक्त मैं हुकूमत का एक हिस्सा हूं। ठीक है। अच्छा सर जी, मैं दानियल चौधरी साहब से, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप बुरा ना माने, मैं उनकी तरफ चला जाऊं। आखिर 1 मिनट जी जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि इमरान इज लूजिंग द स्टेटस। ओके, वो अपने स्टेटस को लूज कर रहे। ठीक है। वो पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर रहे, वो पाकिस्तान के इदारों पे चार्जेस लगाते हैं। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं,
जो भी बंदा हो, चाहे मैं हूं या आप है या पीटीआई का बंदा है, सुप्रीम कोर्ट को, फौज को, इलेक्शन कमीशन को जो गाली देते हैं वो बेशर्म लोग होते हैं। बिल्कुल आई एग्री, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। दानियल चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। दानियल साहब तैयार हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ रहे हैं एक बार फिर से। 2014 में भी आपकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उस वक्त वो भी आए थे, धरना दिया था, 126 दिन तवील धरना था। फिर तैयार हैं आप दोबारा? सर क्या किस चीज़ के खिलाफ धरना देंगे? ये आज लोगों सर इलेक्शन कराएं। यही तो बात है। आज इस प्रोग्राम में इन्होंने जवाब दिया कि वो 8,000 अरब, सर 8,000 अरब आने थे, वो किधर है? जो गरीब को वादा किया था सस्ती रोटी का, वो किधर है? जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनी थी, वो किधर है? जो गवर्नर हाउस गरा के पार्क्स बने थे, वो किधर है? ये इन्होंने जवाब दिया आज के भाई के आज भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में करप्शन 4 मुल्कों से ऊपर चलेगी, वो क्यों चढ़ी? आपने जवाब दिया कि आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, और आपने जो कहा कि हम कर्जा उतारेंगे और मुल्क का ये करेंगे, और आपने वो हाल कर दिया कि IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया, एंड वी हैड टू रीनेगोशिएट योर टर्म्स। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि IMF ने कदगन लगा दी कि स्टेट बैंक अपने नोट्स नहीं प्रिंट कर सकेगा। वो इसलिए क्योंकि ये हर दूसरे महीने ये नए नोट्स प्रिंट करके अपनी मार्केट में फेंकते थे कि इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। इदारों को इन्होंने डिवाइड कर दिया। चीनी मजारी की स्टेटमेंट उठाए आप इनकी। इन्होंने किस चीज का जवाब दिया? 50 रुपए केजी शुगर का बैग था, 120 रुपए पे ले गए। 2-2 लाख टन 7-7 लाख टन आटा स्मगल होता रहा। यहाँ चीनी की कीमतें डबल होती रही। आप ये देखें ना, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, तो किस चीज के लिए धरना देने आएंगे? 4 साल में इन्होंने अवाम को दिया क्या है? 4 साल में डिलीवर क्या किया है? 4 साल में किस चीज के ऊपर ये पूरा उतरे हैं? अपना एक वादा मुझे बता दे भाई। तो 300 इकोनॉमिस्ट कितने आज सर प्रिसाइजली, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, वो कह रहे हैं इन सारी चीजों का फैसला अवाम में हो जाएगा ना। आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, पता चल जाएगा अवाम के लिए आपने ज्यादा काम किया उन्होंने। प्रिसाइजली सर जल्दी से। 1 रुपया फ्यूल बढ़ता है तो करोड़ों रुपया लीडर की जेब में जाता है। वो किधर गए सारी चीजें? 23 आपके प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। वो इसलिए जिसमें कोल डलता है इनके पास कोल नहीं है, जिसमें बिजली वो जिसमें फ्यूल डलता है उसमें फ्यूल नहीं है। LNG गैस की शॉर्टेज है, वो इसलिए कि LNG प्रोक्योर नहीं कर सके टाइम पे। आपकी वीट की शॉर्टेज है बम्पर क्रॉप होने के बावजूद, इसलिए क्योंकि स्मगल होगी वीट, और इनको जो आधी कीमत में मिल रही थी उन्होंने डबल कीमत में ली क्योंकि टाइम से ये खरीद नहीं सके। आप इनकी जिस चीज को खाएंगे, अभी आप ये बात कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी हुकूमत आई है तो तमाम चीजें जिसकी शॉर्टेज थी ये सही हो जाएंगी। लेकिन बातों के बावजूद जनाब इमरान खान साहब का जो बयानिया है इसमें कोई दो राय नहीं। उनके जलसों में लोगों की एक बड़ी तादाद होती है, मोबिलाइज करने में खान साहब का कोई इस वक्त मुकाबिल नजर नहीं आता। जनाब हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। दानियल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, और बहरमन तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब शहर कायद कराची में इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया हुआ है, एक धमाका हुआ है, खुदकुश धमाका। उसके मुहर्रिकात पर कुछ बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें बरसों से जारी हैं। आज कराची यूनिवर्सिटी में एक खुदकुश धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। इस धमाके की जिम्मेदारी इंतहा पसंद तंजीम कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल कर ली है। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के सेल की दहशतगर्द कार्रवाइयों में ज्यादातर चीनी शहरियों को निशाना बनाया जाता है और उनके दहशतगर्दों में शिद्दत आती जा रही है, जो वाकयात बढ़ रहे हैं। मजीद ब्रिगेड का क़याम 2021 में अमल में आया था और इसका नाम अगस्त 1975 में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो पर क्वेटा में हमले की मुबैना कोशिश करने वाले मजीद लांगू नामी शख्स के नाम पर रखा गया था। मजीद ब्रिगेड ग्रुप 2011 के बाद से दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयां कर चुका है। मजीद ब्रिगेड ने 2018 में दालबदीन में चीनी इंजीनियर्स की बस पर ट्रक से हमला किया था, जिसमें 3 चीनी इंजीनियर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। फिर उसी साल नवंबर में चीन के सिफारत खाने पर भी हमला किया गया, जिसमें 4 हमलावर पुलिस मुकाबले में मारे भी गए थे। उसके बाद 2019 में इस ग्रुप ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मरकज गवादर शहर में PC होटल पर हमला किया, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए जबकि 3 हमलावर भी मारे गए थे। उसके अगले साल यानी जून 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने ही हमला किया था।
जहां 4 हमलावर जनाब मारे गए थे। कलअदम BLA की दहशतगर्द कार्रवाइयां सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी तेजी से फैल रही हैं। आज कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले खुदकुश धमाके में तशवीशनाक बात यह है कि मजीद ब्रिगेड की जानिब से पहली बार किसी हमले में खातून खुदकुश हमलावर को इस्तेमाल किया गया है। वाकई की CCTV में देखा जा सकता है किस तरह खातून हमलावर ने चीनी शहरियों की गाड़ी को निशाना बनाया। बोल न्यूज कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। शुएब साहब बताइएगा, इसके कुछ मजीद मुहर्रिकात निकलकर सामने आए हैं, कुछ मजीद डिटेल सामने आई हैं? जी सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरह से आज ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है तो ये कराची शहर में एक बड़ी दहशतगर्दी और तखरीबकारी की अलामत है, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि कराची में दहशतगर्दी के वाक़े में सुसाइड बॉम्बिंग कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से खातून खुदकश बम्बार ने काफ़ी अरसे के बाद कराची में खुदकश धमाका किया है। ऐसी बात नहीं है कि कराची में इस तरह का खुदकश बम्बार खातून का ये कोई पहला हमला है। अच्छा। CTD के इंचार्ज राजा उमर खिताब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कराची में माजी में ख़वातीन का खुदकश बम्बारी का वाक़या हो चुका है, और आज जो ये जो पैटर्न देखा गया है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तो जामिया कराची में अगर टोटल स्ट्रेंथ हम कहें कि 41,000 से ज़ायद तलबा और तालबात की है तो उसमें मेजॉरिटी अगर हम कहें 65 to 70% तो वो वुमेन ख़वातीन होती हैं जो तलबा तालबात यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। उनमें क्लासेस की स्ट्रेंथ में 70% लड़कियां होती हैं। और आज जिस तरह ये बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है, कलअदम तंजीम जो इसको ओन करती है, जिनका भी आपने पूरा पैकेज बताया, तो अगर वो खुद से इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे हैं तो ये एक तखरीबकारी की वारदात है। कराची पुलिस चीफ से हमने सवाल किया था, गुलाम नबी मेमन साहब से, तो उन्होंने कहा कि कराची पुलिस या इंटेलिजेंस इदारों के पास इस किस्म की कोई थ्रेट अलर्ट नहीं थी। अच्छा। कि कराची में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कोई खातून खुदकश बम्बारी चीनियों को टारगेट करने के लिए कर सकती है। उन्होंने कहा कि चीनी बाशिंदों के हवाले से थ्रेट अलर्ट होता है, जो कि एक जर्नल होता है कि चीनी बाशिंदों को टारगेट इसलिए किया जाता है कि जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी है, जिसको हम CPEC मंसूबा कहते हैं, उसको सबूताश किया जाए। किसी तरह दुश्मन चाहता है जिसमें हमारा जो भारत मुल्क है वो भी हमारा जो दुश्मनी निकालता है, हमारे लोकल फैसिलिटेटर्स को यूज करता है, जो पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स हैं वो तकरीबकारी करते हैं। तो इसके ताने बाने वहां मिल रहे हैं? अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, आपको क्या लगता है ताने बाने वहीं पर ही हैं? जी देखें, बिल्कुल जब भी इस तरह की तखरीबकारी होती है, माजी में कराची स्टॉक एक्सचेंज का हमला है, कराची एयरपोर्ट अटैक है, PNS महरान हमला है, इस किस्म की जितनी बड़ी दहशतगर्दी की वाकयात होते हैं, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है, गुलत्ती खुलती है, तो फिर वो रॉ के स्लीपर सेल्स ही नजर आते हैं। मुकामी लोगों से वो दहशतगर्दी जरूर करवाते हैं, लेकिन पीछे जो ताने बाने होते हैं वहीं से उनकी डोरियां हिल रही होती हैं, लोगों को पैसे दे के खरीदा जाता है। अब ये जो खातून है ये इंतहाई पढ़ी लिखी खुदकश बम्बार है, जिनके हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। इनका जो ट्विटर देख के जो पता चल रहा है कि ये तो MPhil कर चुकी थी, इसके अलावा वेल क्वालिफाइड थी, बलूचिस्तान के इलाके केस से इनका ताल्लुक पता चला है। अभी इस पे काम जारी है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इनकी फैमिली के हवाले से भी पता चला है कि इनके जो तस्वीर वायरल हुई है, जो खुदकश बम्बार जाहिर की गई हैं कलअदम तंजीम की जानिब से, उनके तो हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। अच्छा। अब बलूचिस्तान में दीगर तफ्तीशकार इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, और कराची में जो इनके फैसिलिटेटर्स बने हैं इस खुदकश बम्बार के, उनको इस वक्त कानून के कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसके साथ साथ जो वफाकी हसास इदारे हैं, वो आज पूरा दिन इस मामले में बहुत एक्टिव रहे। मैं पूरा दिन उस जगह पे मौजूद रहा, तकरीबन 6 से ज़ायद घंटे में वहाँ पे ब्लास्ट स्पॉट पे गुजार के आया हूँ। और ये जो जिस जगह धमाका किया है, कराची यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा गुजरने वाली जगह है। अगर जो कराची के शहरी हैं वो मस्कन गेट से जब जामिया कराची के अंदर जाते हैं और IBA और फार्मेसी डिपार्टमेंट की जानिब जाएं तो उल्टे हाथ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के आगे बिल्कुल ये टारगेट किया गया है। यहाँ पर हमेशा लोगों की चहल पहल होती है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसमें बड़ी तादाद में रश लगा रहता है। इसमें तो लड़कों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है कॉमर्स डिपार्टमेंट। लेकिन शुएब, जो ये मस्कन गेट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये मस्कन गेट पे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी वहां से गुजरता हूं तो चेकिंग प्रॉपर होती है, गाड़ी की चेकिंग होती है, आपसे आपके कवायफ मांगे जाते हैं। तो ये किस तरह से फिर वो मामला हुआ? ये
जी जी सलमान, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप अगर अपनी गाड़ी मस्कन गेट से लेकर अंदर जाएंगे तो जामिया कराची के वहाँ 4 से 5 सिक्योरिटी एहलकार हर वक्त खड़े होते हैं और पीछे रेंजर्स के एहलकार भी खड़े होते हैं। गाड़ियों को रोकते हैं, उनसे पूछते हैं आप किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, आप किसी अगर टीचर हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ाने जा रहे हैं, आप अगर फैकल्टी मेंबर हैं तो कहाँ जा रहे हैं, आप अगर गैर तदरीसी अमला है तो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जामिया कराची का सिर्फ एक गेट नहीं है, जामिया कराची के 4 गेट ऐसे हैं जहाँ से तलबा और तालबात जामिया में अंदर आते हैं। 40,000 से ज्यादा तलबा और तालबात को रोजाना गेट पे रोक के उनकी तलाशी नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का मसला है। अगर आप मस्कन गेट या सिल्वर जुबली गेट या जो यूनिवर्सिटी रोड गेट है वहां पर अगर इस तरह से जामे तलाशी का सिलसिला करेंगे कि खवातीन से उनके बैग चेक करेंगे या हर गाड़ी में आने वाले को उतार उतार के चेक करेंगे तो यूनिवर्सिटी में क्लास लेने की जगह तो स्टूडेंट की क्लास निकल जाएगी और पीछे लाइनें लग जाएंगी। अच्छा, एक चीज और, क्या इनके साथ कोई सहूलतकार की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है? कुछ पता चल सका? ये खातून अकेले तो नहीं आई होंगी, इस तरह की जिस तरह की वारदातें होती हैं उनमें कोई ना कोई सहूलतकार और मौजूद होता है, कुछ इस हवाले से पता चल सका? जी जी बिल्कुल, देखें कभी भी जब खुदकश बमबारी होती है या कोई प्लांटेड डिवाइस का धमाका भी होता है तो उनके पूरे सहूलतकार वहां पे मौजूद होते हैं, उनकी रैकी करने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं। क्योंकि ये जो वैन है जिसमें चीनी बाशिंदे थे, ये कोई कराची के किसी और इलाके से नहीं आई, ये जामिया कराची की हुदूद 4 दीवारी के अंदर ही एक जगह से अपने कैंपस के अंदर जा रही थी और ये मामूल के मुताबिक जाती थी। रेंजर्स को इस थ्रेट का पता था कि चीनियों पे हमला हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी पेट्रोलिंग मोबाइल मोटरसाइकिल जो थी उनके साथ थी। इसमें अंदर हमारा जवान बैठा हुआ था जो कि पाकिस्तानी था, सिक्योरिटी बिल्कुल मौजूद थी। लेकिन जिस तरह से ये चीनी असातिज़ा पे हमला किया गया है, ये पाक चीन दोस्ती में दरारें डालने की कोशिश है। जिस तरह से तखरीबकारों ने टारगेट किया है, एक सॉफ्ट टारगेट है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि टेररिज्म को रोका जाए? चीनी एम्बेसी पे तो आप अपनी नफरी लगा सकते हैं, चीनी कॉन्सुलेट्स पे आप लगा सकते हैं। आखिरी सवाल शुएब, उसके बाद कोई जो जब वाकया हुआ उसके बाद कोई छापा मारा गया, किसी को पकड़ा गया, कोई ऐसी इतलात सामने आई है? क्योंकि शुरू में इस बात को पोशीदा रखा जाता है। देखिए अभी तक जो चीज सामने आई है उसमें जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खवातीन के हॉस्टल्स हैं वहां पे इंटेलिजेंस इदारे और जो दीगर हमारे तफ्तीशकार हैं वो वहां पर पहुंचे थे। जामिया कराची की जो मुकामी इंतजामिया थी उन्होंने कहा कि आप खवातीन हॉस्टल में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते, आप अपने साथ लेडी सर्चर्स वगैरह लेकर। बहुत शुक्रिया आपका, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते। इंतहाई अफसोसनाक कराची में पेश आया और ये आज खुदकुश धमाका हुआ। 3 चीनी बाशिंदे हैं और उसमें फिर एक हमारा जवान भी था, वो भी सारे सूरत हाल में इस दुनिया में नहीं रहे। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।